हे हेलो हाय एवरीवन। हाँ, दिस इज शिवम सिंह राजावत और हम इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे भारत में जो मिट्टियां हैं उनके बारे में, सॉइल प्रोफाइल जो भी है। चलिए, तो एक हम पहले रफ मैप देखते हैं इंडिया में जो मेजर सॉइल्स ग्रुप्स है। आपको ये जो दिख रही है ब्राउन कलर में, ये जनरली इसको हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल, राइट। अलूवियल सॉइल का मतलब है जल उड़ मिट्टी। इसे अभी हम समझेंगे। जल उड़, जल के द्वारा उड़ने वाली, यानी कि उड़काने वाली मिट्टी। उड़ने का मतलब होता है, मतलब लाना, है ना। तो जो मिट्टी जल के द्वारा लाई जाती है उसको जलोढ़ बोलते हैं। अब जल के द्वारा का मतलब समुद्र का तो जल नहीं, हम नदियों की बात करेंगे। तो हमें ये पता है कि इस एरिया में गंगा नदी और यमुना नदी एक बृहद स्तर पर बहती हैं। और ये फाइनली गंगा यहाँ पर कहाँ पे आके बहती है, मर्ज हो जाती है गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो वाला एरिया है ये गंगा यमुना वाला, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एरिया। दूसरा हम देखेंगे इसी से लगा हुआ एरिया, ये पहले यहाँ से सरस्वती रिवर भी यहीं पे से निकलती, तो सरस्वती और यहीं पर तो घग्गर और दस्तावरी का एरिया। तो इस रीजन में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। पंजाब में ब्यास वगैरह नदियां हैं तो यहाँ पर भी अलूवियल सोल देखने को मिलेगी। इसके साथ में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुजरात का जो रीजन है यहाँ पर भी हमें अलूवियल सोल देखने को मिलती है। एक देख रहे हैं ये कितना पतला सा एक कॉरिडोर टाइप का जो है ये एलुवियल सॉइल का, और गुजरात यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और गुजरात में वैसे भी रिवर्स तो बहती हैं, जैसे लूनी है, माही, इस प्रकार की रिवर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है फ्रॉम वन कोस्ट टू अनदर कोस्ट, एक तरीके से जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉरिडोर बन गया था ना ये वाला, ये इस तरीके से एलुवियल सोर्स देखने को मिलती है। साथ में ये ब्रह्मपुत्र रीजन में भी मिलेगी हमें, असम के रीजन में, हाँ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखते हैं बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर आती हैं, तो अंत में यहाँ पर भी वो एलुवियल सोर्स डिपोजिट करती हैं। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, फिर वो यहाँ पर देखेंगे पेन्नार है, पोन्नियार है, पलार रिवर से, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट पे भी हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इसके अलावा इस वाले इलाके में भी वेस्टर्न घाट्स के अगर बियॉन्ड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ ये सॉइल देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं रेड सॉइल। तो रेड रेड कलर में जो भी हमें दिख रही है रेड सॉइल, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट जो सॉइल है वो रेड सॉइल मानी जाती है, ठीक है ना। आप ये देखिए, ईस्टर्न ऑफ डक्कन, इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डक्कन। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्टर्न में भी हमें रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल हम देख सकते हैं, ये जो डक्कन का पार्ट है, डक्कन प्लेट्यू इग्नियस रॉक से बना था। लैटराइट हम देखेंगे पीली कलर में, बिल्कुल पतला सा जो एरिया दिख रहा है, और साथ में कुछ यहाँ पे ये उड़ीसा बंगाल के इलाके में भी कुछ दिखेगा। और साथ में पैचेस में हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये राजस्थान का और गुजरात का एरिया यहाँ पे। फिर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉल की बात करेंगे, जहाँ पर फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स होंगे ये वाले एरिया में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉल्स हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, अंडमान में भी एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। सलीन एंड अल्कलाइन, तो सीधी-सी बात है, यहाँ पे जो ब्रैकिश वाटर की बात करते हैं, है ना, कोस्टल लाइन है यहाँ पर भी देखने को मिलेगी सलीन। और पीटी एंड मार्सी जो रहेगा वो हमें येलो कलर में, ये पीट एंड मार जो सुंदरबन डेल्टा है ना हमारे इंडिया में, वहाँ पर पीट एंड मार्सी सॉइल देखने को मिलती है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी, जलों के द्वारा लाई जाने वाली, यानी कि जो मिट्टी नदियाँ बहाकर लाती हैं उसको। अब ये देखो, बात ये है कि ऊपर के जो एरियाज में जब नदियाँ आती हैं तो ये कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, पहाड़ों से को तोड़ती हुई आती हैं। और जैसे जैसे ये अपने डाउन स्ट्रीम की तरफ आती जाएंगी, यही जो कंकड़ पत्थर है ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे रेवल्स में चेंज हो जाता है, और यही बनता है हमारा सॉइल। ये जनरली 2 प्रकार की होती है, खादर होती है और भांगर होती है। अब खादर का नाम ही दिख रहा है ना, ये अलूवियल सॉइल जो का जो वैरायटी है खादर, ये खादर का मतलब बहुत खाद वाली है चीज़, है ना? यानी कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। बांगर इससे अपेक्षा थोड़ी कम उपजाऊ हो सकती है। तो खादर को हम न्यू सॉइल कहते हैं और बांगर को हम ओल्ड सॉइल कहते हैं। बांगर मतलब जो पुरानी है। इसके अलावा इसमें एक और इसका फीचर है कैल्सिरस कंकरेक्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे। कंकरेशंस, कैल्क्रस कंकरेशंस। अब कैल्क्रस का मतलब है कि एक कैल्शियम के छोटे-छोटे सी रवा मिलते हैं, दानेदार देखने को, जिनको हम कंकड़ कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है एलुवियल सॉइल का। इसके अलावा इंडिया में पूरे की बात करूँ तो 42% एरिया पर ये आपको दिखेगा एलुवियल सॉइल। इसका ज़रा आप इमेज देखें थोड़ा-सा ज़ूम करके, ये एलुवियल सॉइल बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं सॉइल के, है ना? दिख रहा है इसका जो कलर दिख रहा है हमें किस तरीके से है। इसके अलावा ये 42% एरिया में तो सबसे ज़्यादा रिवील सोइल का ये एरिया है। इसके अलावा ये रिच जो होती है, इसमें पोटाश की मात्रा अच्छी खासी होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होता है और एल्कलीज भी होते हैं। अब चूंकि पोटाश इसमें होता है तो पोटाश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये वाटर को प्रिजर्व करके रखती है, इस वजह से यहाँ पर फसलें हो सकती हैं, ठीक है ना। और पुअर किसमें, इसमें कमी किसकी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। और फास्फोरस की कमी होने का मेन मतलब ये कि ये डिजीज रेजिस्टेंस होती हैं।
फॉस्फोरस अगर होता है तो वो डिजीज रेजिस्टेंस होता है, लेकिन चूंकि इस सॉइल में फॉस्फोरस नहीं है तो ये सॉइल डिजीज रेजिस्टेंस सॉइल नहीं होती है। अब बात ये करते हैं जरा थोड़ा सा इनके, अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन अभी देखोगे कि जैसे कि ये वाला पार्ट है ना, अब ये जो आपका पार्ट है ये यहाँ पर ये है ना, ये पंजाब का पार्ट है, ये हरियाणा है, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, फिर आप जाओगे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है। तो जनरली हमने क्या देखा था, इस वाले एरिया में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हमने ऐसी ही मिट्टी को चूज़ किया था जहाँ पर पानी अच्छी हो और मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जब भी हम फ़ायदे देखते हैं तो हमें ये तो पता चलता है कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होता है ग्रीन रेवोल्यूशन में। लेकिन हमें एक चीज़ ये देखने को मिली है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ ही क्यों है ये बताइए? क्योंकि इस मिट्टी में ज़्यादा रोग लग रहे थे, और रोग क्यों लग रहे थे? क्योंकि इसके पास फास्फोरस की कमी थी। इस वजह से पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया। तो ओवरऑल एलुवियल सॉइल रिच इन पोटाश है, और पोटाश में अधिकता होने की वजह से वाटर को प्रिजर्व कर सकती है। तो पी से पोटाश, मतलब देखो पॉट होता है ना, पीओटी, पॉट मीन्स क्या होता है? वो मिट्टी का बर्तन जो होता है, पॉट, है ना? तो पॉट में ही तो हम पानी को प्रिज़र्व करके रखते हैं। पॉट में ही तो पानी को प्रिज़र्व करते हैं, तो पोटाश का मेन काम क्या है? वाटर प्रिज़र्वेशन। और फास्फोरस का मेन काम क्या है? रेजिस्ट करना, है ना? रेजिस्ट करना डिसीज़ेज़ से। चलिए, तो हमने एरिया भी देख लिया, कहाँ-कहाँ पर थी। इसके अलावा क्रॉप्स की अगर हम बात करें, तो ये इसमें कौन-कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है? कुछ भी उगा सकते हैं इसमें, ठीक है? जैसे कुछ भी का मतलब मेजरली जो खाद्यान्न वाली क्रॉप्स हैं वो, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन भी उगा सकते हैं, टोबैको इवन, और कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं, कोर्स ग्रेन का मतलब कैसे हो गया? जैसे बाजरा हो गया, जैसे कि जौ हो गया, इसमें धान भी उग सकता है ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्स। कोर्स का मतलब मोटे अनाज, है ना? अब एक चीज़ हमें ये दिमाग में ये रखना है कि जैसे देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, राइट? ये ईस्ट है, राइट हैंड साइड ये आपका वेस्ट है। तो जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो जो कंटेंट ऑफ सैंड है ये डिक्रीज होगा। कंटेंट ऑफ सैंड डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये है कि देखो ये शुरुआत में इस एरिया से तो ये नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पर थोड़े मोटे मोटे टाइप के पत्थर, मतलब जो ग्रेबल्स का जो डायमीटर रहेगा वो थोड़ा मोटा रहेगा। इसके बाद इससे महीन रहेगा, उससे भी महीन यहाँ पर, उससे भी महीन यहाँ पर। दैट मीन्स हम वेस्ट की ईस्ट तरफ आते जाएंगे तो जो सैंड है इसका कंटेंट कम होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि सैंड कम होता जा रहा है, यानी कि सैंड बदलता जा रहा है किसी न किसी और में। जैसे कि यहाँ पर ये सैंड है, यहाँ पर ये सिल्ट में होगा, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लोमी सॉइल होगी, और यहाँ पर ये जो सॉइल होगी इसको हम बोलते हैं क्ले सॉइल, यानी कि चिपचिपी मिट्टी टाइप की। तो बहुत ज़्यादा फाइन एलिमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा? जो डेल्टास होंगे उनके पास में मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जैसे-जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाएँगे जो कंटेंट ऑफ सैंड होगा वो डिक्रीज़ होगा। दैट मीन्स सैंड कन्वर्ट होता जाएगा दूसरे पार्टिकल्स में और उनका नाम चेंज होता जाता है, जैसे सैंड है, सिल्ट है, लोमी एंड देन क्ले है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन किया सैंड, सिल्ट, लोम एंड क्ले। अ, ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल तो ओवरऑल इंडिया में लगभग ही 15% ज्योग्राफिकल एरिया में यहाँ पे दिखती है। इसका आप थोड़ा-सा देखो ये दिखेगी कैसे, ये है ना? अब अगर हम इंडिया में बात करें कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ? तो हमें ये पता है जो भी ब्लैक सॉइल है, और ये वाला यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको हम डेक्कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन। डेक्कन का प्लेट्यू है, और डेक्कन का प्लेट्यू जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। ट्रैप्स का मतलब ये है कि ये परत में बना है, लेयर बाय लेयर बना है, किससे? वोल्केनोज़ से बना है। तो जब राख ठंडी हो गई तो ये कैसा बचा? ब्लैक, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो इसके अगर फॉर्मेशन की बात करें कि ये बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो फिज़्यूर वोल्केनो और बेसाल्टिक रॉक्स से बना है, ठीक? इसी वजह से डेक्कन बेसाल्ट्स बोलते हैं हम इसको। और कब बना है? क्रिटेशियस पीरियड में बना है, जब डेक्कन प्लेट ड्रिफ्ट कर रही थी इक्वेटर की तरफ, है ना? और इंडियन प्लेट में आके फाइनली ये जाके स्ट्रक हो जाती है, कोलाइड होती है, और हिमालय का भी निर्माण होता है, और उसी समय हम देखेंगे डेक्कन ट्रैप्स बने हैं। जनरली इस प्रकार की सॉइल को हम दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे कि चेरनोज़म, है ना? चेरनोज़म किसको मानेंगे? ब्लैक सॉइल को, और दूसरा रेगुर सॉइल भी इसी को बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो अधिकता होती है, इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमीना एंड पोटाश। लेकिन ये पुअर होता है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस में पुअर होता है। तो जनरली आप जो इंडियन सॉइल्स देखोगे वो सब की सब फास्फोरस में, जनरली वो पुअर ही होती है फास्फोरस में। फास्फोरस का यूज़ क्या होता है बताइए? अच्छा, फास्फोरस का यूज़ क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था कि फास्फोरस का यूज़ क्या होता है? डिसीज़ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? और नाइट्रोजन क्या होता है? ये पौधों में वृद्धि करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ पौधों की इंश्योर करता है। तो हम ब्लैक सॉइल को कैसे बना सकते हैं? इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाकर। अब नाइट्रोजन की मात्रा हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जैसे कि यूरिया का इस्तेमाल करके, या फिर हम इसको बढ़ा सकते हैं बायो मैन्योर के द्वारा। बायो मैन्योर,
बायोमैन्योर जैसे कि लोबिया, लोबिया होता है जिसको या फिर ढैंचा हम बोल सकते हैं। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो किसान ऐसा करते भी हैं कि बरसात के टाइम पे ढैंचा बो देते हैं और उसी को उसी खेत में ही खट क कर देते हैं और फिर नई फसल लगाते हैं। अब बात ये है कि जब ये देखो, जब ये वेट होती है तो ये बहुत चिपचिपी सी हो जाती है। इसकी ये फीचर है, एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में फीचर ही दे देगा कि जब ये वेट होती है तो बहुत स्टिकी हो जाती है और जब ये ड्राई होती है ना तो इसमें क्रैक डेवलप्स हो जाते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं, क्रैक्स डेवलप हो गया जैसे विंटर्स में स्किन में क्रैक्स डेवलप होता है। इसी वजह से हमें कैसा दिख रहा है, ये सेल्फ प्लाउइंग नेचर हो गया इसका, कि खुद से ही इसने अपने आप की जोताई कर ली है। दैट मीन्स कि अब देखो इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो इसकी एरेशन बढ़ जाती है जब इस प्रकार की एक्टिविटी अपनाती है और दूसरा इसमें वाटर का पर्कोलेशन हो पाता है। क्या हो पाता है? वाटर पर्कोलेट हो जाता है इन दरारों के माध्यम से और ये वहीं पर ये वाटर को कंज़र्व करके रखती है। तो इस सॉइल की विशेषता है। ठीक है? तो ये थी हमारी ब्लैक सॉइल के बारे में जानकारी। अब बात करेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल की अगर हम बात करें, इंडिया में दूसरी सबसे लार्जेस्ट एरिया पर फैली हुई मिट्टी है रेड सॉइल। जनरली 18% ऑफ पार्ट में। अच्छा, बहुत जनों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ब्लैक सॉइल 15% पर, मतलब ब्लैक सॉइल सेकंड लार्जेस्ट। नो, इट इज़ रेड सॉइल। अब आप मैप में ही देख लो ना, कौन किसका आपको एरिया ज़्यादा दिख रहा है। एक तो ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पर ये वाला भी है, फिर यहाँ पर ये भी, तो रेड सॉइल ज़्यादा है ना। ओके, so रेड सॉइल सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, एप्रॉक्स 18% है, जबकि ब्लैक सॉइल का एरिया ओनली 15% है और 42% एरिया में है एलुवियल सॉइल। इसके बाद हम ये देखेंगे रेड सॉइल में क्या होता है कि इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? तो ये डेवलप होती है आर्कियन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट्स के ऊपर डेवलप होती है। अब ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस से कन्वर्ट होके मेटामॉर्फिक होके क्या बनते हैं? ग्रेनाइट बनते हैं और या फिर इग्नियस रॉक्स इन एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल, जिन एरियाज़ पे कम वर्षा होती है, वहाँ पर ये रेड सॉइल डेवलप होती है। एग्ज़ाम में पता क्या दे देगा? इन एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल नहीं, हाई रेनफॉल नहीं, क्योंकि आप लो रेनफॉल, ये जो वेस्ट ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, ये तो लो रेनफॉल वाला एरिया। हालाँकि यहाँ पर तो हाई रेनफॉल होती है, ठीक है? तो हाई रेनफॉल या लो रेनफॉल दोनों एरियाज़ में हो सकती है, जनरली हम याद रखना। और यहाँ पर क्विक ड्रेनेज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर पानी भरा नहीं रहता है, रोड सॉइल्स के एरिया में ड्रेनेज होता है। जैसे कि आप इस एरिया में देखो, ड्रेनेज होकर ये नदियों के माध्यम से यहाँ पर आ जाता है और इसी एरिया में यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, तो ये सब ड्रेनेज होके पानी चला जाता है। रिच किसमें होती है? आयरन एंड पोटाश में रिच होती है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। अब अगर हम बात करें इसके रेडिश कलर की, तो इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन के जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और आयरन, जैसे हमारा ब्लड भी आयरन की वजह से ही रेड होता है, उसी तरीके से ये रेड क्रिस कलर भी उसी से आती है। या फिर जो मेटामॉर्फिज़्म हो जाता है ना? जैसे-जैसे धीरे-धीरे इनमें क्या होता है, जनरली शुरुआत में ये आर्कियन ग्रेनाइट पे बनती, मतलब शुरुआत में तो ग्रेनाइट ही थी। धीरे-धीरे मेटामॉर्फिक होती जाती है और कलर कैसा धारण कर लेती है? रेड। और वो कैसा होती है? मेटामॉर्फिज़्म का जो फेज़ होता है, उसमें जो आयरन के क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें डिफ्यूज़ होते जाते हैं और अपना कलर, रेड कलर मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। दूसरा है, कभी-कभार ये रेडिश की जगह हमें थोड़ा-सा येलोइश कलर में भी देखने को मिलती है। तो क्यों? क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। येलोइश कलर किस वजह से होता है? हाइड्रेशन की वजह से। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो वाटर होता है, वो अब नहीं रहा है ना? प्रेज़ेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स की वजह से येलोइश कलर। अब आयरन के कौन-कौन से ऑक्साइड्स इसमें उपस्थित हो सकते हैं? लाइमोनाइट हो सकता है, गोथाइट हो सकता है और जेरोसाइट हो सकता है। तो ये याद भले ना करो, लेकिन याद कर लेना कि रेडिश कलर डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन की वजह से मेटामॉर्फिक प्रोसेस होता है और येलोइश कलर होता है हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से, ठीक है? या फिर प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, दोनों ही। डेज़र्ट सॉइल की बात करें तो रेगिस्तान, रेगिस्तान तो हमें पता है कहाँ पर है, जनरली राजस्थान में। तो ये आयरन में बहुत अच्छा होता है, लाइम कंटेंट इसमें होता है, सॉल्युबल साल्ट इसमें वो सॉल्ट भी मिला होता है। क्यों? क्योंकि एवापोरेशन की वजह से होता है ना? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एवापोरेशन रेट हाई होता है और इसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो एवापोरेट होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बचता ओनली सॉल्ट। लो मॉइस्चर होता है, लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, सीधी-सी बात है, डेज़र्ट के में मॉइस्चर कैसे हाई रहेगा, राइट? अब बात करते हैं माउंटेन सॉल्ट की। माउंटेन सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो इसी को हम कभी-कभार फॉरेस्ट सॉइल भी बोल देते हैं, है ना? जैसे कि ये दिख रही है आपको, ये माउंटेन सॉइल, यहीं पर ये फॉरेस्ट लगी। अब इसके आप देख रहे हैं क्या इसकी क्वालिटी दिख रही है, राइट? तो हम क्या देखेंगे, ये माउंटेन सॉइल या जो फॉरेस्ट सॉइल होती है, इसमें डेनुडेशन बहुत होता है। डेनुडेशन का मतलब होता है कटाव ज़्यादा हो चुका होता है ना माउंटेन्स के रीजन्स में। इसी वजह से अब माउंटेन्स में क्या, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, पर्वत होंगे, तो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक वेट, वेट। ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है, इस वजह से यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, अब देखो जैसे मिट्टी की ये वाली लेयर है मान लेते हैं, तो जब बरसात हुई है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स थे, तो इस पानी के साथ ही मिनरल्स नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये लीचिंग होने लग जाती है। लीचिंग होती है तो फिर एसिडिक हो जाता है नेचर। तो माउंटेनियस सॉइल कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है, इस वजह से इसमें ह्यूमस कंटेंट लो होता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो लोअर वे, अब यहाँ पर देखो जैसे ये माउंटेन है, तो माउंटेन्स के जो अपर स्लोप्स है ना? अपर स्लोप्स पे यहाँ पर कोर्स ग्रेन मिलेंगे। कोर्स ग्रेन का मतलब है इसके जो दाने होंगे थोड़े-थोड़े मोटे टाइप के होंगे, क्योंकि अभी यहीं से टूट रही है और जो
आप अगर इसकी तलहटी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब लोम से लेकर सिल्ट तक का आपको इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा, है ना? मतलब ऊपर के टॉप पर जब मिट्टी, अब भाई जब बरसात होती होगी तो टॉप से ही तो ये मिट्टी टूटेगी, तो यहाँ पर तो थोड़े-थोड़े मोटे टाइप के हमें दिखेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसकी तलहटी पर या बैली साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, लोम से लेकर सिल्ट तक। अब जैसे एग्ज़ाम्पल मान लो, ये हिमालय मान लो, इसको हिमालय मान लो। हिमालय की तलहटी में हम कौन-सा क्षेत्र देखते हैं? खादर और भाबर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो जो भाबर का रीजन है, वो कैसा रीजन होता है? तराई रीजन होता है कि नहीं होता? और उस तराई रीजन की मिट्टी बहुत चिपचिपी टाइप की दिखती है, उसमें लोमी में भी होती है, सिल्ट भी होती है। इवन जो भाबर का रीजन है, उसकी मिट्टी आपको हमें वो क्ले टाइप की भी देखने को मिलती है। तो सीधी-सी बात है, वैली साइड में जो होगा वो फाइन ग्रेवल्स हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लोअर वैलीज़ हमने अभी बताया ये फर्टाइल होगी, जब लोमी और सिल्ट होगी तो लोअर वैलीज़ इसका जो होगा फर्टाइल होगी, इनमें फसल उगाई जा सकती है। भाबर रीजन काफ़ी फर्टाइल है। अब हम बात करेंगे लैटेराइट सॉइल की। तो लैटेराइट जो सॉइल होता है ब्राउन इन कलर होता है। कैसा कलर होता है लैटेराइट सॉइल का? ब्राउन, कत्थई कलर। तो इसमें कंपोस्ट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, और ये किस वजह से ब्राउन होता है? क्योंकि ये इसमें एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर किस वजह से होता है, किस लैटेराइट का ब्राउन कलर किस वजह से होता है, तो एल्यूमिनियम के हाइड्रेट्स की वजह से। ठीक है, एल्यूमीनियम और आयरन के हाइड्रेट्स की वजह से। आगे देखते हैं रिजल्ट ऑफ ये क्यों इसका ब्राउन कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन्स होती है, तो ये वही लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग का मतलब क्या है कि लेयर पे जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के सहारे जमीन के अंदरी सतह पर चले जाते हैं, और ऊपर का जो लेयर होता है अब उसमें कुछ मिनरल्स नहीं रहा, इसी को हम बोलते हैं लीचिंग। अब इसमें जो होता है वो सीधी सी बात है, अब चूंकि इसका कलर ही ब्राउन है, किस वजह से? एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स की वजह से। इसी वजह से इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है? लेकिन अब वही बात है, फास्फोरस की इसमें कमी होगी, नो डाउट। इसी मिट्टी को हम लोग ब्रिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी से हम ब्रिक्स का बहुत अच्छा निर्माण हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का। किन-किन अच्छा, कभी-कभार हम इनको रेड लेटोसॉल्स भी जानते हैं, रेड लेटोसॉल के नाम से। अब ये याद रखना, जो रेड लेटोसॉल है, ये रेड सॉइल का पार्ट नहीं है, ये लेटराइट सॉइल का पार्ट है। कहाँ पर? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन सॉइल होती है। अब जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, हमें ये पता है वहाँ पे बरसात भी अच्छी खासी होती है, जहाँ पे बरसात होगी वहाँ पे लीचिंग रेट हाई होगा, और जहाँ पे लीचिंग रेट हाई होगा वहाँ पे लेटराइट सॉइल का निर्माण होगा। और चूँकि ये जंगल में होती है तो इसको हम रेड लेटोसॉल बोल देते हैं। अब ये भी किसमें रिच होती है? आयरन और एल्यूमीनियम में, क्योंकि ये चूँकि जो भी लैटेराइट सॉइल होती है ना, वो एल्यूमीनियम और आयरन में रिच ही होगी, क्योंकि ये बनी ही हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमीनियम एंड आयरन से है। इसके अलावा द अपर लेयर कंटेन्स ह्यूमस बट हैवी रेट ऑफ लीचिंग कॉजेस इट इनफर्टाइल, बता दिया है। यद्यपि उसमें ऊपर के लेयर में ह्यूमस होता है, ह्यूमस तो होता है, लेकिन ह्यूमस के अलावा मिनरल्स भी तो होने चाहिए, लेकिन मिनरल्स तो सारे के सारे लीचिंग के थ्रू नीचे चले जाते हैं। इस वजह से ये कैसी हो जाती है? इनफर्टाइल। और इसका जो नेचर होता है रेड लेटोसफल का, कैसा हो जाता है? एसिडिक इन नेचर। क्यों? अब चूंकि मिनरल्स रह नहीं गए हैं, इस वजह से ये कैसी रह जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, है ना? मिनरल्स सब खत्म हो गए, ओनली एसिडिक इन नेचर बाकी बचती है। आगे देखेंगे सलीन सॉइल के बारे में। सलीन मतलब है लवणीय। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लवणीय सॉइल ना, ये कहीं पे भी हो सकती है। दैट मीन्स ये कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। सैलिनिटी कैसे बढ़ती है ये बताओ? पानी हम पीते हैं, वाटर, वाटर में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड की अगर मात्रा बढ़ जाए तो यही तो नमक होता है ना, ये जो नमक होता है, तो जिन रीजन्स पे भी होता ये है कि हम अत्यधिक पानी यानी कि अत्यधिक इरिगेट करते हैं जिस लैंड को, तो एक टाइम के बाद ये जो लैंड है ये सलीन में कन्वर्ट हो जाता है। सलीनिटी इसमें ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एक परत जम जाती है नमक की। तो इसी पार्ट को हम सलीन सॉइल बोलते हैं। तो सलीन सॉइल कोई पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखो, है ना? अब इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ रही है, यहाँ पर भी सैलिनिटी बढ़ रही है, तो एक टाइम के बाद एलुवियल सॉइल भी सलीन में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ एरियाज़। ब्लैक सॉइल अगर आप ज़्यादा पानी देखो तो यहाँ पर भी अगर परत जम गई तो ये भी हो जाएगा, राइट? तो अगर हम देखेंगे सलीन का, अभी तो सिर्फ ये वाले पार्ट्स हैं, है ना? सैलिनिटी सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ये वाले पार्ट जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये जहाँ तक मुझे याद आता है ये बुंदेलखंड का इलाका दिख रहा है शायद, है ना? बांदा का डिस्ट्रिक्ट मे बी। चलिए, तो सैलिनिटी का मतलब समझना होगा कि पर्टिकुलर रीजन ना होकर किसी भी रीजन में डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड, इसमें सैलिनिटी बढ़ती क्यों है? एक्सेस इरिगेशन में। इरिगेशन ज़्यादा पानी दोगे तो पानी में होता है नमक, नमक होता है तो सैलिन सॉइल डेवलप हो जाएगी। अच्छा, लैक्स मॉइस्चर, सीधी सी बात है, जब सैलिनिटी हो जाती है तो मॉइस्चर इसमें रहेगा ही नहीं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई ह्यूमस कंटेंट होता नहीं है, और सोडियम क्लोराइड अभी बताया था इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसी, अब चूंकि एक प्रकार की सॉइल जो भूमि होती है एक तरीके से धूर भूमि हो जाती है, रेह, इसी को हम रेह, ऊसर, कल्लर, राकड़, थूर और फिर चोपन भी बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में।
हालाँकि सैलिन सॉइल में अगर आपको चाहें तो आप एफर्ट करके लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं, जो फलीदार फसलें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो आप कह सकते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स आप उगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया कि लेटराइट सॉइल में हम जो भी प्लांटेशन वाली हैं, जो भी क्रॉप्स होती हैं प्लांटेशन वाली यानी कि पौधारोपण वाली, वो फसलें उगा सकते हैं लेटराइट सॉइल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में क्या करेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि ये वाली फसलें उगाई जा सकती है लेटराइट सॉइल में। तो आप ये देख लेना कि क्या ये प्लांटेशन वाली फसलें, अगर वो प्लांटेशन वाली फसलें हैं तो लेटराइट सॉइल में हम उनको उगा सकते हैं। जैसे कि प्लांटेशन वाली फसलें जैसे कॉफी है, रबर है, स्पाइसेस है, इवन इसके अलावा टेपियोका जो उसको होता है, टेपियोका जो होता है वो भी हम उगा सकते हैं। अब यानी कि लैटेराइट सॉइल हमें कहाँ-कहाँ पे देखने को मिलेगी? कर्नाटक वगैरह एरियाज़ में देखने को तो मिलती है, केरला में भी देखने को मिलती है। इवन जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है ना मेघालय का, वहाँ पे भी हमें लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि अच्छी खासी बारिश होती है और लीचिंग वहाँ पे हो जाती है, राइट? तो चलिए वापस आते हैं सैलिन सॉइल पे। सैलिनिटी किस वजह से इरिगेशन, हाँ, अब सैलिनिटी यानी कि इसके अगर नमक हो गई है कोई चीज़, है ना? नमक हो गया है तो उसमें हम खत्म कैसे करेंगे? तो उसका 2 विधि है। जिप्सम और लाइम का इस्तेमाल करते हैं। किस-किस का? 2। अब जिप्सम जो है, हम देखेंगे जिप्सम जनरली माउंट आबू से प्राप्त होता है हमें। राजस्थान की जो माउंट आबू के आस-पास की मिट्टी से निकालते हैं जिप्सम, और लाइम हमें पता है चूना। तो सैलिनिटी से हम चूना और ये जिप्सम का के माध्यम से इस सैलिनिटी को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं एज़ अ प्रोडक्टिव सॉइल। पीटी एंड मार्सी सॉइल को आप इसका दिख रहा है, पीट कोल से रिलेटेड होता है ना ये वर्ड पीट, यानी कि काली ब्लैक कलर में। अब चूंकि ये ब्लैक कलर में काली दिख रही है तो इसमें ह्यूमिक कंटेंट बहुत अधिक होगा। ह्यूमिक कंटेंट का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अच्छी खासी डेवलप होंगे, यहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और इसी प्रकार की सॉइल का जनरली हम प्रयोग करते हैं नर्सरीज को डेवलप करने में, राइट? ओके। तो यहाँ कहाँ पर होगा? हैवी रेनफॉल जिन एरियाज पे होती है और ह्यूमिडिटी हाई होती है, लेकिन जो ड्रेनेज होता है यहाँ पर इनएडिक्यूट होता है, यानी कि आसानी के साथ पानी बाहर नहीं निकलता, पानी भर जाता है। इस वजह से ये पीटी सॉइल या मार्सी, मार्सी का होता है ना, मार्शलैंड्स होते हैं, हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा, सैलिनिटी भी इसमें हाई होती है। अच्छा, सैलिनिटी क्यों हाई होती है? क्योंकि पानी अधिक हो गिर रहा है और एवापोरेशन का रेट हाई होता है, क्योंकि गर्मी के इलाका है। इसमें पोटास और फॉस्फेट की दोनों की डेफिशिएंसीज होती है, राइट? कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें कंटेंट जो मॉइस्चर का बहुत अधिक होता है, इस वजह से कुछ भी ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ना अधिक पानी आवश्यक है, ना अधिक हमें मॉइस्चर ज़रूरी है, और लिमिटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है वो एंश्योर हम कर पाते हैं अपनी मिट्टी में। किन-किन एरियाज़ में ये पाई जाती है ज़रा देख लेते हैं। अलेप्पी केरला का बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली नोन एज़ कर्री, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कर्री, है ना? कर्री मतलब काली मिट्टी है, पीटी, अलोंग द बैक वाटर्स ऑफ ऑफ करियाल्स, ठीक है? कयाल्स, जो कयाल्स हैं वो सब किस प्रकार के सॉइल से हैं? पीटी एंड मार्सी सॉइल से रिलेटेड। अल्मोड़ा के उत्तराखंड में भी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आ जाएगा तो हमें लगेगा माउंटेनियस सॉइल है ना? अल्मोड़ा क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। बंगाल डेल्टा, मालाबार, ये तो कन्फर्म सी बात है। ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाता है इसमें, ठीक है? क्योंकि एसिडिक इन नेचर होती है और इसका पीएच कितना चला जाता है? अप टू 5.6। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं, ये बेटर होती हैं टी प्लांटेशन के लिए, याद रखना, ठीक है? तो टी प्लांटेशन के लिए ये सॉइल्स कैसी होती है? एसिडिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर आप टी प्लांट कर सकते हैं। दैट मीन्स अदर जो फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वो भी फ्रेंडली होनी चाहिए, तभी आप टी प्लांटेशन कर सकते हो। तो बट एसिडिक सॉइल होती है वो गुड फॉर टी प्लांटेशन, राइट? अब जरा हम कुछ और देखते हैं चीजें। जैसे एक ये है ह्यूमिडिफिकेशन और मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, दो चीजें हमारी जो सॉइल्स की जो लेयर होती है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? ये ऑर्गेनिक लेयर है, यहाँ पर दो चीजें, एक तो ह्यूमस और एक मिनरल्स। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए। क्या क्या? एक ह्यूमस और दूसरा क्या है? मिनरल। तो अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस को पहले मैं समझा दे रहा हूँ। ह्यूमस मतलब है जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो भी घास है, कोई भी प्लांट्स हैं, वो सड़ गल के जब मिट्टी के ऊपर ही चले जाते हैं, मतलब पड़े रहते हैं, तो इनमें कुछ डिकम्पोज़र्स जन्म ले लेते हैं। जैसे कि एल्गी है, बैक्टीरिया है, इस प्रकार के है ना, कुछ फंगी भी इसमें रोल प्ले करती हैं। तो ये क्या करती हैं, इसी घास और प्लांट को क्या करती हैं, खाने लग जाती हैं, और इस तरीके से ये कन्वर्ट कर देती हैं इसी वेस्टेज को किसमें, ह्यूमस में, और ये हमारा बन जाता है बायो मैन्यूर के तौर पे काम करता है। इसमें सबसे अधिक जो अधिकता रहती है वो होती है किसकी, कार्बन की, क्योंकि ब्लैक कलर, राइट? क्योंकि जो भी जैविक पदार्थ है उनमें कार्बन होता है, राइट? और मिनरल्स भी होते हैं, तो हमें दो चीजें जरूरी है, ह्यूमस और मिनरल्स। अच्छा आइए अब हम देखते हैं कि ह्यूमस बनता कैसे है। चलिए देखते हैं। जहाँ पर वार्म एंड मोइस्ट एनवायरनमेंट हो, वार्म का मतलब है गर्म, मोइस्ट मतलब नमी, जहाँ पे गर्मी है और नमी भी है, दोनों चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसका जो डिकम्पोजिशन रेट होता है वो कैसा होता है, हाई, मतलब बहुत जल्दी से एक साथ ही सड़ने गलने लगता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी खासी मात्रा में मिल रहा है।
तो जब बहुत जल्दी ये डिकम्पोज होगा ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन भी अत्यधिक होगा। तो ह्यूमस फॉर्मेशन की एक खास बात ये है कि ह्यूमस मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी को पालता है। कैसे पालता है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उसको ये एनहांस करता है, इसको इम्प्रूव करता है। यानी कि जो माइक्रोब्स मिट्टी के लिए अच्छे हैं, फसलों के लिए अच्छे होते हैं, पौधों की जड़ों के लिए अच्छे होते हैं, उनकी ये वृद्धि करता है। और एट द सेम टाइम जो पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक का मतलब होता है जो रोगाणु होते हैं, उनकी वृद्धि को ये इनहिबिट कर देता है। क्या, ह्यूमस। इसी वजह से ह्यूमस हमें बहुत जरूरी है। अगर हम अपने सॉइल में ह्यूमस कंटेंट डेवलप कर पाएंगे तो हम इंसेक्टिसाइड से भी लड़ सकते हैं। इंसेक्टिसाइड से लड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमस इनहिबिट करता है, रोकथाम करता है किसकी, जो रोगाणु फैलने से रोकता है, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब जहां पर, लेकिन इनके लिए क्या चाहिए, हमें नमी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए। लेकिन कई कंडीशंस पे ऐसी होती हैं जहां पर लो टेम्परेचर होता है, यानी कि जैसे कि समशीतोष्ण प्रदेश होते हैं, समशीतोष्ण जो प्रदेश होते हैं, समशीतोष्ण यानी कि सेमी जो ड्राई, सॉरी, सेमी एरिड एरियाज, नहीं नहीं नहीं, ये आपके मतलब 35 डिग्री के ऊपर जो पार्ट होता है वो, है ना। और या फिर जहां पर एनोरोबिक कंडीशंस होते हैं, एनोरोबिक का मतलब है जहां पे कंटिन्यू पानी भरा है ना, वहां पे क्या होता है, देखो। अब चूंकि सर्दियां होंगी और पानी भरा है, तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का रेट अच्छा नहीं मिल पाता, तो डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता है। तो डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता है, उसका रेट बहुत लो होता है, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन भी बहुत लो होता है। और चूंकि ह्यूमस का फॉर्मेशन लो होता है, इसका मतलब ये है, तो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल की ऊपरी परत पर जाके पूरे का पूरा जमा होता रहता है, ह्यूमस में तो वो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है। इस वजह से सॉइल क्या होती है, बहुत एसिडिक हो जाती है नेचर में। बात समझ में आ रहा है, जिसका कि पीएच वैल्यू 7 से भी ज़्यादा हो जाता है। और इसी वजह से क्यों हो जाता है, क्योंकि एनोरेबिक कंडीशन से तो लीचिंग जो होगा वो बहुत हाई होता है न्यूट्रिएंट्स में। तो जब सब चीज़ लीच होके चली जाएगी तो बचेगा कुछ नहीं, एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की जो सॉइल्स होती है उनको हम पॉडजॉइल सॉइल भी कहते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी आपको यही कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो पॉडजॉइल सॉइल जनरली हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। तो एक चीज़ हमने क्या सीखी, अगर हमें सॉइल को हेल्दी रखना है तो हमें दो कंडीशंस हमारे फेवर में होनी चाहिए, कि गर्मी होनी चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए, यानी कि नमी और गर्मी दोनों होनी चाहिए, तभी वहां पे ह्यूमस फॉर्मेशन अच्छा होगा। अब जो हमने बात करी कि कुछ जो मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कौन करता है ह्यूमस में, तो उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कौन करता है, कौन कौन होते हैं डिकम्पोजर्स? फंगी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, स्लाइम माउल्स हो सकता है, राइट। वायरस कभी डिकम्पोजर्स नहीं हो सकता। यूग्लिना डिकम्पोजर है, बिल्कुल नहीं है। पैरामीशियम है, नहीं है। अर्थवॉर्म्स डिकम्पोजर है, बिल्कुल है। कन खजूरा यानी कि कांचा होता है ना, एनिलिड्स कैटेगरी में आता है, ये एनिलिड्स है ना। और वुडलाइस होता है ना। तो ये सब के सब हो सकते हैं क्या, डिकम्पोजर्स, लेकिन पैरामीशियम यूग्लिना वायरस नहीं हो सकता। ये एमसीक्यूज आया होगा तो मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया इसको, राइट। अब आगे हम देखेंगे भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। लैटराइट जैसे ही आपने देखा नाम चला गया केरला के एरिया में, लैटराइट मतलब लीचिंग, एल से लैटराइट सॉइल और एल से लीचिंग। वे साधारणतया लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल बात सही है, लाल तो होती हैं लैटराइट सॉइल, अभी देखा था। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती। नाइट्रोजन से अगर समृद्ध होती तो पर कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी उगा लो उनमें। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश राजस्थान में तो अच्छा विकास इनका नहीं हुआ, कहाँ पे, केरला के रीजन में बहुत अच्छा इनका विकास हुआ है, आप ये कह सकते हो। एवलोंग, इसके अलावा इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अब ये देखो, हमें ये पता नहीं है कि टेपियोका और काजू उपज सकता है या नहीं, लेकिन अगर हमें लेटराइट सॉइल का ये प्रवृत्ति पता होती कि इसमें प्लांटेशन टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं, अभी बताया था ना, जिन जिन फसलों को हम रोपण करके लगाते हैं उनकी उत्पादन इनमें वहां पे उपज संभव है। तो टेपियोका और काजू दोनों किस प्रकार की फसलें हैं, प्लांटेड क्रॉप्स हैं, है ना। प्लांटेशन क्रॉप्स है, तो यहाँ पर ये उग सकता है, बिल्कुल उग सकता है। तो जो हमने नॉलेज को पढ़ा है उसे हम एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम जरा देखते हैं, है ना। देखा हमने लेटराइट सॉइल बताया था ना, ये गुड फॉर प्लांटेशन, जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है वहां पे इस्तेमाल होती है, जैसे कि कॉफी का यहाँ पे लिखा है, रबड़, स्पाइसेस, काजू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। दूसरा कह रहे हैं कि चूने, ऊसर मृदा के बारे में कह रहे हैं, आपको कथन है कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। यस और नो? चूने का प्रयोग ऊसर मृदा में, ऊसर कब हो जाती है, जब इसमें क्या हो जाता है, नमक बढ़ जाता होगा, है ना। ठीक है। पीएच मान 7 से अधिक है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, हाँ सही है। तभी तो ये ऊसर हो गई है। धान की फसल उगाई जाती है, हाँ उगा तो सकते हैं आप, देखते हैं। देखो बात ये है कि जो मृदा ऊसर हो गई है, यानी कि ये सलीन हो गई है मृदा, यानी कि इसमें नमक आ गया है। क्या ये बात सही है? हाँ। अब जिस भी भूमि में नमक आ जाता है, नमक वाली भूमि को हम चूने का प्रयोग करके नहीं, जिप्सम का प्रयोग करके खत्म करते हैं उसकी प्रॉब्लम। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। जरा यहाँ पर देखना, इसके इस मिट्टी में ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ऊसर मिट्टी के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एक तो नाइट्रोजन, जिंक,
दूसरा इस्तेमाल करते हैं पाइराइट, है ना, और जिप्सम, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो, ढैंचा यानी कि नाइट्रोजन के लिए इस पे फिक्स होती है, क्योंकि इनमें दो चीज़ों की कमी आ जाती है, किसमें, नाइट्रोजन की और जिंक की, जो मिट्टी ऊसर हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी हम किससे करते हैं, ढैंचा से पूरी करते हैं, क्योंकि हरी खाद ये नाइट्रोजन का बहुत रिच सोर्स होता है, और जिंक की हम कमी जिप्सम और पाइराइट से पूरी करते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ऊसर भूमि के लिए हमें क्या चाहिए, जिप्सम चाहिए, जिप्सम चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है। वहीं चूने का प्रयोग जो है ना, वो हम अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए करते हैं, तो जो चीज एसिडिक हो जाए। तो अब यहाँ पे दो चीजें हम ये देख लेते हैं, अगर मिट्टी एसिडिक, अगर मिट्टी एसिडिक है या फिर ये जो मिट्टी होगी वो हमारी एल्कलाइन बन जाएगी, है ना, एल्कलाइन यानी कि ये ऊसर। तो एसिडिक के लिए हमें इस्तेमाल चाहिए होगा लाइम यानी कि चूना, और एल्कलाइन के लिए यानी कि ऊसर के लिए हमें इस्तेमाल चाहिए होता है जिप्सम। बाकी नाइट्रोजन वगैरह तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो ये दो फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऊसर के लिए जिप्सम और एसिडिक, जब ये इसमें एसिड बहुत हो जाए, लीचिंग जहां पर हो जाती है मिट्टी, वहां पे लाइन। चलिए देखते हैं, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है, तो सीधी सी बात है, 6 से 7 होना चाहिए, ना लीचिंग ज्यादा हो ना कम हो, मतलब ना एसिडिक हो ना एल्कलाइन हो। तेजाबी मिट्टी, अब ये जो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तेजाबी मिट्टी का मतलब हुआ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल बताओ किसके लिए। अब देखो दोनों ऑप्शन आ गए, लाइम और जिप्सम। तो लाइम लाइम बताया था एसिडिक के लिए, और जिप्सम किसके लिए, एल्कलाइन के लिए, ऊसर मिट्टी के लिए। ठीक है, ये एसिडिक, ये फिर से यहीं पर लिख रहे हैं कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय, अधिक क्षारीय होने पर यह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती, लेकिन एसिडिक सॉइल अच्छी होती है टी के लिए। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान, देखो खारापन वही बताया था, खारापन यानी कि सैलिनिटी कब होगी, जब सैलिनिटी अधिक हो जाती है तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती, सॉरी एल्कलाइन हो जाती है ना, एल्कलाइन हो जाती है नमक की वजह से। तो इसके लिए क्या बताया था, इसके लिए कौन सी विधि, इसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है, खेतों में जिप्सम का उपयोग। अभी यहाँ पर बता के गए ना भाई कि सैलिनिटी के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हाँ, सैलिनिटी के लिए यहाँ पे जिप्सम जो लिखा था, हम इसको रब कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। जिप्सम का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ सॉरी, हाँ सैलिनिटी के लिए सिर्फ जिप्सम का प्रयोग होगा, लाइम का प्रयोग नहीं होगा। लाइम का प्रयोग कहाँ पे होगा, एसिड के लिए, अमल लाइम, ऐसे। इसके अलावा चलिए ये चीज क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। सबसे अधिक पानी तो सीधी सी बात है क्ले सॉइल में मिलेगा, है ना, चिकनी मिट्टी होती है। अभी इसके बारे में अभी बताएंगे ऐसा क्यों है। चलिए यहाँ पर देख ही लेते हैं आपका, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लो कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अब देखो मिट्टियों को हम अगर कैटेगराइज कर दें क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर के अनुसार, या आप ये मान लो उनके कण का डायमीटर कितना है इसके अनुसार, तो मिट्टी का ये क्लेम होगा बढ़ता हुआ, क्ले, लोमी, सिल्ट एंड सैंड। ठीक है, क्या होगा, क्ले, लोमी, सिल्ट एंड सैंड। अब जरा ये समझो पहले आप देखो, क्ले जो मिट्टी होगी, है ना, वो एकदम गीली टाइप की मिट्टी होती है क्ले। इसका जो डायमीटर होता है ये मैक्सिमम होगा अप टू 0.002 mm। फिर लोमी होती है, इसके बाद सिल्ट, सिल्ट का जो डायमीटर होता है वो 0.002 mm के बाद से लेकर 0.5 mm तक। फिर अंत में आता है सैंड, और सैंड का जो डायमीटर होता है 0.5 mm से लेकर 2 mm तक, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक बार जरा, तो यहाँ पर हम लोग इनका इमेजेस जरा देखें। देखो क्ले का सॉइल कैसा दिख रहा है, एकदम हमें कैसा दिख रहा है, क्ले गीला टाइप का दिख रहा है, तभी क्रैक डेवलप हो रहा है। सिल्ट की बात करेंगे तो सिल्ट थोड़ा सा इससे, थोड़ा इसका पार्टिकल बड़ा दिख रहा है। लेकिन ये देखो सैंड ना, सैंड क्या होती है, जो घर में बालू बनाते हैं ना, वो एकदम सैंड इस प्रकार का है, ठीक है। तो अब जनरली आप, अच्छा दूसरी तरफ हम लोमी का देखें तो ये जनरली जो लोमी सॉइल है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हम गार्डन तैयार करते हैं ना, गार्डन की सॉइल है, या तो नर्सरीज हम तैयार करते हैं, वेजिटेटिव नर्सरीज, उनके लिए इस्तेमाल होता है ये दोनों टाइप की सॉइल्स, ठीक है। तो अब हमें याद क्या रखना है, इनका क्रेम, क्ले, लोमी, सिल्ट एंड सॉइल्ट, इनकी ये डायमीटर का माप भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो 0.02 ये 0.002 से लेके 0.5 mm, और ये 0.5 mm से 2 mm। अब ये जो लोमी सॉइल, ये जनरली जो क्ले सॉइल है, इसके बाद जो सिल्ट सॉइल हम देखेंगे, ठीक है, और सैंडी सॉइल है। अब देखो
अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट एक बार पूछा गया था, मैं जब अपना एमसीक्यूज वीडियो आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर तब आप उसमें देखेंगे। स्टेटमेंट जनरली वो ये दे देते हैं कि जितना पार्टिकल छोटा होता है, स्मॉलर होता है, पार्टिकल स्मॉलर होता है, तो इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उतनी ही लो होती है। अब ये बताओ ये चीज़ कहाँ तक सही है? द आंसर इज रिवर्स रिलेशन है, लो नहीं। जितना इसका पार्टिकल छोटा होगा सॉइल का, उतना उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है। देखना, क्ले का पार्टिकल कितना है? 0.002 mm है। तो सबसे ज्यादा गीली कौन होती है? क्ले होती है। सबसे ज्यादा पानी होल्ड कौन करेगी? क्ले करेगी। इसके बाद सिल्ट, सिल्ट का कितना होता है? 0.002 से लेके 0.05 mm तक। इसके बाद फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसका है? सिल्ट का है। देन फिर किसका होगा लास्ट में? सैंड का। तो मैं कह रहा हूँ इनवर्स रिलेशन है पार्टिकल का और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का। तो जितना स्मॉलर पार्टिकल होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, सीधी बात है। छोटे छोटे कण जितने होंगे, जितने ज्यादा कण होंगे उनके वो उतना ज्यादा पानी लिए होंगे। अब इसमें कणों की संख्या ही कम होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये चीजें आपको याद रखनी है सॉइल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम आप वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? अब ये देखो, ये लोमी मिट्टी है, ये चिकनी, ये क्ले हो गया। तो ये बताओ सबसे छोटा इसमें पार्टिकल किसका है? अभी हम जो पढ़ के आए हैं, सीधी सी बात है, चिकनी मिट्टी का है, क्ले का है ना। कितना? 0.002 mm तक है। तो सबसे ज्यादा चिकनी यही है। फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है? लोम मिट्टी की। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये भी कह रहे हैं, ये सिर्फ पार्टिकल का ये लगाने को नहीं बोल सकते हैं, इनका ये बोलेंगे कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के हिसाब से आप लगा दो, तो भी हमें घबराने का नहीं है। हमें ये पता है जो पार्टिकल का क्रेम है वही वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का क्रेम होगा, घटते क्रेम में। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे पार्टिकल का है, तो जितना पार्टिकल छोटा उतनी वाटर रिटेंशन हाई। आगे देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था ना इसी का, यहाँ पर कहाँ गया भाई? हाँ, ये था, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm है? तो भाई ये देख लो, मृतिका है ना, किसका ये आ गया? मृतिका। इसी को हम चिकनी मिट्टी कह रहे हैं। चलिए, हाँ, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन कह रहे हैं कि ये सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो हम ये देखेंगे शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। सीधी सी बात ये है, जो पर्वतों के जो फुट हिल्स एरिया है जहां पर भी हो, जो नदियां जहां से गुजरती हैं, वहां पर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बहुत हाई रहेगी। तो एक तो ये हो गया शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र। और इरोजन एरिया देख लेते हैं। चंबल और यमुना नदियों का उत्खनन भूमि क्षेत्र, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सैंड माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। पश्चिमी हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र, पश्चिमी यानी कि जो जैसे ये हिमालय फैले हैं, तो ये ईस्टर्न हिमालय पार्ट है, ये वेस्टर्न हिमालय है। तो जो शिवालिक का रीजन है ये वाला, इसकी फुट हिल्स पर बहुत ज्यादा हम देखेंगे यहाँ पर इरोजन हो रहा है। छोटा नागपुर का पठार, बिल्कुल बात सही, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार ये वही है, खनन की प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र यानी कि मालवा का पठार भी बहुत ज्यादा कैसा है, यहाँ पे भी इरोजन की प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यानी कि जो भी ड्राई एरियाज हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इरोजन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे, भारत में मृदा अपक्षय यानी कि सॉइल इरोजन समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉइल इरोजन, वेदिका कृषि का मतलब हो गया टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग से इरोजन होता नहीं, इरोजन को हम रोकते हैं। तो पहला गलत है हमारा, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, बचा ये और टू। वन मूलन, हाँ ठीक है, अगर पेड़ काटे जाएंगे तो मिट्टी अपरदन होगा, बिल्कुल बात सही है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, एग्जाम में बैठकर हमें लगेगा कि हाँ उष्ण कटिबंधीय, देखो भाई, कोई भी क्लाइमेट किसी भी टाइप का हो, उसकी वजह से कोई किसी भी तरीके का सॉइल इरोजन नहीं होगा। यानी कि मृदा का अपक्षय किसी उष्णकटिबंधीय जलवायु या किसी भी प्रकार की जलवायु से नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखेंगे, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। कि सस्यावर्तन, सस्यावर्तन का मतलब है फसलों का हेरफेर, इंग्लिश में बोले तो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। हाँ, तो ये तो काम आता है। बालू की बाढ़ नहीं, बालू की बाढ़ ये मिट्टी का अपरदन कैसे रोकेगा? मिट्टी का डिग्रेडेशन नहीं रोक सकता। वेद का निर्माण, टेरेसिंग फार्मिंग, बिल्कुल सही है। वायु रोध, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वायु से अपरदन होता है ना मिट्टी का। तो 1, 3 एंड 4 सही है, 1, 3 एंड 4 सही है। हालांकि देखो, इतना ज्यादा वो मत हुआ करूँ, मैंने भी 2-4 बार पढ़ा तब मुझे ये पता चला है। और कोई भी व्यक्ति, किसी को भी देखो, होता है ना, एक्सप्लेनेशन में तभी दे पाता हूँ जब मैं 2-4 बार पढ़ लेता हूँ इसी चीज को, है ना। तो आप ये अंडर कॉन्फिडेंस मत आइए, आप भी 2 बार, 1-2 बार वीडियोस को अच्छी तरीके से देखो, चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर ही चुके हैं। चलिए आगे साथ में कुछ और चीजें कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सॉइल की ओराइजन है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओ से, और ओ सबसे बड़ा ओराइजन कौन सा? ओ है। तो ओ से ऑर्गेनिक लेयर होगी, ऑर्गेनिक में क्या होगा? ह्यूमस होगी। फिर आता है ए, है ना। ए के बाद क्या होगा?
इसमें ए जो है ये टॉप सॉइल होता है। ए हमेशा अल्फाबेट्स में ए आता है ना टॉप पर, तो टॉप सॉइल है। तो इसमें ए वाले में होता है मिनरल्स और ह्यूमस दोनों होता है। ओ वाले में ओनली ह्यूमस होगा। ए जो है टॉप सॉइल में मिनरल्स भी होता है, ह्यूमस भी होता है। इतना समझ में आ गया? ई, ई में क्या होता है? एलुविएटिव लेयर होता है, ये एलुविएशन लेयर। देखो ई में क्या होता है? लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर, मान लो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो भी, मतलब पौधे तो ऊपर वाली लेयर में ऑर्गेनिक, यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर कुछ मिनरल्स भी होंगे, ह्यूमस भी होंगे। अब ये वाली जो आपको जो लेयर दिख रही है, यही जो भी यहाँ पे लीचिंग होके जो भी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर आएगा वो इस लेयर में रहता है, आपका ई लेयर में। तो ई लीच, ई इस तरीके से याद रखेंगे। बी जो होता है वो सब सॉइल होता है। ए होता है टॉप सॉइल और बी होता है सब सॉइल। तो सब सॉइल क्या होता है? डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स। तो देखो यहाँ पर मिनरल्स थे और ह्यूमस था, लेकिन बी सब सॉइल में मिनरल्स डिपॉजिटेड होते हैं और मेटल सॉल्ट्स भी होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आ गया? मेटल सॉल्ट्स कहाँ पर होता है? सब सॉइल में। सी जो होता है वो पेरेंट रॉक होता है। पेरेंट रॉक मतलब ये देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इसमें वेदरिंग प्रोसेस होती है ना? कुछ पार्टली वेदर्ड होता है, यानी कि आगे चलकर ये सॉइल में कन्वर्ट हो सकता है। और आर होता है बेड रॉक। बेड का मतलब ये होता है ना, जो सबसे लास्ट में हो, जैसे बेड पे क्या होता है? हम लेटे रहते हैं सबसे नीचे, तो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होता है ये। इसमें कोई वेदरिंग की प्रोसेस नहीं होती। देखो, अब चूंकि वेदरिंग की प्रोसेस नहीं है तो इसका आकार कैसा दिख रहा है? बड़ा। और इसमें वेदरिंग की प्रोसेस है तो इसका आकार कैसे दिख रहा है? टूटते हुए दिखाई दे रहा है। ये बाद में कभी ना कभी ऐसा सॉइल के तरीके से डेवलप हो सकता है, राइट? तो ये हमारी सॉइल होराइजन्स की बात है। रिवाइज करते हैं। ओ से ऑर्गेनिक लेयर, ए टॉप सॉइल है, तो टॉप सॉइल में क्या? मिनरल और ह्यूमस रहेगा। ई से एल्यूबिएशन लेयर है, तो लीच्ड भी याद रखना। लीच्ड मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पे मिलेगा? ई वाले में, ली ई। इसके अलावा बी, बी हमेशा सब सॉइल है ना? टॉप सॉइल और बी सब सॉइल, तो सब सॉइल में आपको मेटल सॉल्ट्स भी दिखेंगे। सी पेरेंट रॉक होता है और आर होता है बेड रॉक। तो सबसे अंत में कैसे? आर, आर। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो कहाँ पर है? नागपुर में। यार हम कैसे कर सकते हैं कि जब हम सॉइल का सर्वे करने गए थे तो हमें एक नाग मिल गया था। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICAR बोलते हैं, ये हजारीबाग नहीं है, ठीक है? ये न्यू दिल्ली में। अगर पूछे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो न्यू दिल्ली और हजारीबाग दोनों में रहेगा। आइस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंडिया जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी का मेनली काम है सॉइल के स्टैंडर्ड्स को तय करना। तो हम लोगों ने ऐसे लल्लू पंजू कोई सॉइल स्टैंडर्ड्स तय नहीं किए। हम लोगों ने क्या किया है कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टैक्सोनॉमी है, उनके जो सॉइल के स्टैंडर्ड्स हैं वही इंडिया फॉलो करता है, यानी कि हमने अपने सॉइल स्टैंडर्ड्स उन्हीं के इक्विवेलेंट रखे हैं। तो नो कॉम्प्रोमाइज इन सॉइल क्वालिटी, क्योंकि हम अन्नदाता है। तो ये थी हमारा पूरा वीडियो सॉइल के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने डिस्कस किया अपने स्तर पर, अपनी समझ के हिसाब से। कोई गलतियाँ हुई हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनमें सुधार करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? महाकाल की कसम खा के इट्स ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।